नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ सिंह। वेलकम टू दिस न्यू इनिशिएटिव। यूपी पीसीएस जीएस मेंस के सिलेबस को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। 30 वीडियोस आ चुके हैं, ये 31st वीडियो है। ठीक है, मेंस आपका है 21 जनवरी से। अच्छा, यूपीएससी का आपने पेपर देखा होगा। यूपीएससी में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, मैंने 1-2 क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक ठाक मिल रहा है। कुछ हमारे पढ़ाए हुए से भी दिख रहा था। एक तो वो WHO वाला क्वेश्चन दिखा, जो शायद कमेंट सेक्शन में किसी ने मेरे को बताया भी था कि WHO वाला क्वेश्चन, कि WHO ने कोविड को कैसे हैंडल किया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है शायद। तो और भी कई क्वेश्चन होंगे। एक बार ये सारी जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि डायरेक्टली आपके किसी एग्ज़ाम में पूछ ले, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत हेल्प मिलती है। इनडायरेक्टली कैसे कि आपको फॉर्डर पॉइंट्स मिलते हैं। फॉर्डर पॉइंट मतलब कि यहाँ का पॉइंट आपको पता है कि मेंस में इधर का पॉइंट उधर, उधर का इधर, यही सब करना होता है यार। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ की वहाँ कहीं ना कहीं काम तो आएगी। पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। GS 3 में हमारा एक पार्ट है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो स्पेशल फोर्स जो बनाई गई है उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि नीति आयोग की भूमिका। आपको नीति आयोग डायरेक्टली लिखा हुआ है 2 पेपर्स में। GS 2 में भी नीति आयोग लिखा हुआ है, GS 3 में भी नीति आयोग के बारे में लिखा हुआ है। तो इन दोनों में से कहीं आपसे पूछ सकता है कि ये कैसे प्लानिंग कमीशन से अलग है या बेहतर है। तीसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 की। कई सारी हमने पॉलिसीज यूपी की पढ़ ली हैं अभी तक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की पॉलिसी पढ़ ली है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पॉलिसी पढ़ ली है हमने, आज हम एग्रीकल्चर की पॉलिसी पढ़ रहे हैं, और भी कई सारी पॉलिसीज हमने पढ़ी हैं। ठीक है, ये हो गया। 2018 की यूपी पीसीएस में पूछ लिया था, टूरिज्म पॉलिसी के बारे में पूछा था। तो मे भी आगे भी कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि 2019 में आई है पॉलिसी, तो चांस बनता है पूछने का। और एग्रीकल्चर तो बहुत न्यूज़ में रहा है साल भर। लास्ट है एथिक्स का क्वेश्चन कि एथिकल डायलेमा और क्राइसिस ऑफ कंसाइंस में क्या डिफरेंस, आप क्या समझते हैं, इस तरीके का कुछ। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं और इस फोर्स के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ये अभी बहुत नई बनी है, तो इसी के बारे में वो बताया जा रहा था, जो न्यूज़ में कवर कर रहे थे कि बिना वारंट के गिरफ्तार करेगा और ये सब चीज़ें। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या है, क्यों बनाई गई है। ठीक है, तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो CAPFs होते हैं, उसमें एक CISF का नाम आपने सुना होगा। जो असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम देते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा। CISF सबसे ज़्यादा सबकी पसंद यही रहती है कि CISF मिल जाए उनको। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। ठीक है, उसी की तर्ज पे यूपी में क्या बनाया गया है, SSF। ठीक है, तो लिखता है कि इट इज़ अ CISF लाइक फोर्स टू गार्ड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस एंड पर्सन्स। इंस्टीट्यूशंस को भी सुरक्षा दे रहा है और पर्सन्स को भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्सन्स वाला, कि व्यक्तियों को भी, मतलब प्राइवेट पीपल्स को भी ये सुरक्षा दे रहा है। ठीक है, 2 चीज़ें अभी पढ़ा हमने, इंस्टीट्यूशंस को, पर्सन को। टू इनविसाज अ हाई लेवल प्रोफेशनल स्किल्स इनके पास होगी, कि इसीलिए अलग स्किल्स, अलग एक फोर्स इसलिए बनाया जा रहा है कि इनके पास अलग तरीके की स्किल्स होंगी, कुछ अलग तरीके की ट्रेनिंग की जाएगी इनकी, ताकि ये इंडस्ट्रियल जो जगहें हैं, जैसा CISF को जिस तरीके से ट्रेनिंग मिलती है, CISF की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके तरीके से कुछ इनको भी ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, फिर कहते हैं कि आज की डेट में जो प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी, जो PSC आप लोग कहते हैं, PSC बल तैनात है ऐसा करके बोलते हैं ना, तो जो काम अभी आज की डेट में PSC वगैरह कर रही हैं, कोई इंस्टीट्यूशन को सुरक्षा वगैरह देने का काम अभी PSC कर रहा है, लेकिन PSC इसके लिए डिज़ाइन नहीं है। PSC को इस तरीके की ट्रेनिंग नहीं प्राप्त है, इसलिए PSC को इस काम से छुट्टी दे करके CISF की तर्ज पे यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया है। ठीक है, ये हिंदी में यही चीज़ बाद में लिखी हुई है। अब इसका काम क्या है, इट वुड प्रोटेक्ट मेट्रो, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल यूनिट, प्लेस ऑफ वर्शिप एज वेल एज इंडिविजुअल्स। ठीक है, हवाई अड्डे हो गए, मेट्रो हो गया, औद्योगिक इकाइयाँ हो गई, पूजा के स्थल यानी कि इंपॉर्टेंट मंदिर, राम मंदिर बनेगा तो यही लोग वहाँ दिखाई देंगे आपको। और लास्ट में क्या, व्यक्तियों की रक्षा भी करेगा। ठीक है,
करंटली प्रोटेक्शन ऑफ दीज साइट्स एंड पर्सन इज डन बाय पीएससी, जिसकी हमने बात की कि अभी की साल में कौन करता है, पीएससी करती है, लेकिन पीएससी के पास इस तरीके की कुशलता नहीं है, इनको इस तरीके की ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है। अब इस फोर्स के बारे में और कुछ पढ़ेंगे। 8 इसके अंदर बटालियन होंगी, 8, ठीक है। फिलहाल जब बात हो रही है अभी, तो अभी इसकी 5 बटालियन शुरुआत में शुरू की जा रही हैं, जिसमें करीब 99-100 लोग, 99 करीब 10,000 पर्सनल्स होंगे, 10,000, ठीक है, 10K। 2 चीज़ें पढ़ ली, 8 बटालियन, 10K, अभी फिलहाल 5 बटालियन बनाई जा रही हैं। इट विल प्रोवाइड सिक्योरिटी टू नॉट जस्ट टू अ बॉडी, मतलब कोई संस्था को ही नहीं, इट विल ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अ पर्सन द रेजिडेंशियल प्रेमाइजेस भी, ठीक है। मतलब किसी की पर्सनली, किसी का प्रेमाइज मतलब किसी का निवास स्थान, कोई आवासीय परिसर, और तो और किसी व्यक्ति को भी पर्टिकुलरली ये लोग सिक्योरिटी देंगे ना। यूपीएसएसएफ विल लेड बाई, इसका हेड कौन होगा, इसका हेड होंगे एडिशनल डायरेक्टर जनरल लेवल के कोई ऑफिसर, एडीजी रैंक के कोई ऑफिसर जो होंगे वो इसका नेतृत्व करेंगे, और उसमें फिर ये अलग कमांड स्ट्रक्चर पूरा दिया हुआ है कि और नीचे नीचे कौन होगा, ठीक है। अब इसको लेकर कुछ समस्याएं सामने आई हैं, न्यूज़ वगैरह में आपने देखा होगा। कंसर्न क्या है, कंसर्न है इसकी एक्ट में एक सेक्शन 10, धारा 10, अधिनियम की धारा 10 जो है वो बताती है बिना वारंट के गिरफ्तारी की शक्ति इनको देती है। बिना वारंट की गिरफ्तारी, आपको यूजुअली क्या होता है, जब गिरफ्तार किसी को करना होता है तो मजिस्ट्रेट वहाँ पे वारंट देता है, कोर्ट देगा या मजिस्ट्रेट यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर है कि बिना किसी वारंट के ये लोग आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। एनी मेंबर, यहाँ पे देखिएगा, एनी मेंबर ऑफ द फोर्स में विदाउट एनी ऑर्डर from magistrate and without a warrant arrest a person who voluntarily causes hurt, or if there is person against whom there is reasonable suspicion, क्या यहाँ पे ग्राउंड दिया गया है कि reasonable suspicion अगर आपके खिलाफ है, आप किसी ऐसी यूनिट के सामने खड़े हो और आपके सामने कौन सा भाई गेट है, गेट पे यूपीएसएसएफ तैनात है, आपके ऊपर उनको कुछ तरीके का डाउट हो गया, जिसको ये लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं रीजनेबल डाउट, तो वो आपको वहाँ पे अरेस्ट कर सकती हैं, ठीक है। ये कहने का कोई मतलब है, ये मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, इस तरीके से नहीं अरेस्ट करेगी, जाहिर सी बात है ये लोग अपना पावर यूज़ करते समय कुछ अपना खुद रिस्ट्रेंट शो करते हैं, लेकिन कुल मिला के मिसयूज़ हो सकता है इस चीज़ का, जो ये कह रहा है क्योंकि आप बिना वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। अगर उनको कोई भी तरीके का उचित संदेह होता है, ये वर्ड कितना मिसयूज़ हो सकता है, उचित संदेह, आप कैसे बताओगे कि हाँ संदेह उचित है नहीं है, कितना होना चाहिए कितना नहीं, क्वांटिफाई कैसे करोगे इसको। और अ पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू कमिट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने का अटेम्प्ट भी करेगा तो उस समय भी बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के, वारंट के आप इनको अरेस्ट कर सकते हो। तो पहला तो डायरेक्टली बिना वारंट अरेस्ट करेगा, 2 कंडीशन दे दी, क्या अगर रीजनेबल डाउट होता है, रीजनेबल सस्पिशन होता है तो, या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध आप करने की कोशिश कर रहे हो तो, कोशिश करने के बाद तो गिरफ्तार हो गई, कोशिश भी कर रहे हो तो कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात, ऐसा ही क्लॉज सीआईएसएफ में भी है, सीआईएसएफ एक्ट जो बनी है 1968 की, उसमें भी ऐसा एक क्लॉज है। फिर दूसरी बात, सेक्शन 16 क्या कहता है, नो कोर्ट, अभी हमने सेक्शन 10 पढ़ा था पीछे, फिर कहता है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी मेंबर ऑफ द फोर्स विदाउट प्रायर सैंक्शन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कोई भी अदालत इस फोर्स के मेंबर्स के खिलाफ किसी भी तरीके की मतलब कार्यवाही तब तक नहीं शुरू करेगी या कोई भी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती जब तक सरकार की पूर्व अनुमति ना मिल जाए। तो ये भी मतलब इस फोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा बेसिकली किया गया है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, कुल मिला के ऑब्जेक्टिव ये रहा होगा, लेकिन ये चीज़ का मिसयूज़ हो सकता है, बहुत बड़ी बात ये भी है, ठीक है। फिर से एक छोटा सा रिवीजन भाई, सीआईएसएफ की तर्ज पे क्या बना दिया, यूपीएसएसएफ, ठीक। अभी तक ये काम कौन कर रही है, पीएससी, तो पीएससी खाली हो जाएगी, पीएससी के पास ये सब स्किल्स भी नहीं है। अच्छा क्या क्या काम करेगी, मेट्रो, इंडस्ट्रियल यूनिट, प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा स्थान हो गया, व्यक्तियों और व्यक्तियों के निजी जो आवास हैं उसकी भी प्रोटेक्शन करेगी, हाँ ठीक है करेगी। पीएससी को इस सबसे काम से छुट्टी मिल जाएगी, पीएससी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी। 8 बटालियन बनाए जाएंगे, जिसमें से शुरुआत में 5 बनाए जा रहे हैं, जिसमें करीब 10,000 लोग हैं, ठीक है। फिर क्या है, पर्सन और रेजिडेंशियल प्रीमाइस दोनों,
एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी रैंक के ऑफिसर इसको लीड करेंगे। कंसर्न क्या है? 2, सेक्शन 10 और सेक्शन 16। 10 में क्या? बिना वारंट के अरेस्ट। क्यों? रीजनेबल डाउट अगर हो गया, उचित संदेह है अगर मुझे, या कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध आप करने वाले हो तो इन बेसिस पे। 16 क्या कहता है? 16 क्या कहती है धारा? कि अदालत तक नहीं इंटरवीन कर सकती है अनलेस स्टेट, नो कोर्ट कैन टेक द कॉग्निजेंस अनलेस स्टेट गवर्नमेंट गिव्स प्रायर परमिशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 नीति आयोग के बारे में है कि नीति आयोग ने कैसे प्लानिंग कमीशन आया है, नीति आयोग किस तरीके से प्लानिंग कमीशन से अलग है। इस तरीके का एक सवाल पूछ सकता है। 2005 से 2020 5 साल हो चुके हैं नीति आयोग को। ठीक है। तो यहीं से बात शुरू कर दो भाई कि प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस बाय नीति आयोग इन 2015 with emphasis on bottom up approach and cooperative federalism। प्लानिंग कमीशन जो है वो टॉप डाउन चलता था। ये बड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, टॉप डाउन, बॉटम अप, और ये है फिर टॉप और ये है बॉटम। ठीक है। तो टॉप डाउन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर दिल्ली में बैठ के कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जाएंगी जो बुंदेलखंड में लागू होने वाली हैं। नीचे से कोई आपसे इनपुट नहीं लिया गया, या लिया गया तो उसका यहाँ पर पॉलिसी फॉर्मुलेशन के टाइम पे उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा। तो कुल मिला के इसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में, जिसको कहते थे वन साइज फिट्स ऑल। ये कीवर्ड्स हैं, ज़रूर लिखा करिए इन सब चीज़ों को कि पहले ही पॉलिसी मेकिंग प्लानिंग कमीशन के टाइम पे क्या थी? वन साइज फिट्स ऑल। मतलब अगर माता पिता सारे बच्चों के लिए एक ही तरीके का कपड़ा बनवाने लग जाएं, अच्छा एक तरीके का फिर भी चल जाएगा, एक ही साइज़ का चलाने लग जाए कि बड़े बेटे को भी वही कपड़ा पहनना है, छोटे को भी वही पहनना है, तो अगर इस तरीके का कोई सिस्टम करने लग जाए तो इसको हम कहते हैं वन साइज फिट्स ऑल। तो प्लानिंग कमीशन ऐसा ही कुछ कर रहा था कि एक ही स्कीम यूपी में भी लॉन्च होगी तो एक ही स्कीम नॉर्थ ईस्ट में भी जा रही है लगभग। ठीक है। तो ये एक खतरनाक स्थिति थी। इसलिए प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग जब आया तो नीति आयोग ने क्या किया? हम बॉटम अप अप्रोच लेके चलेंगे। विलेज लेवल पर प्लानिंग कुछ होगी, वो कई सारे विलेजेस अपना अपना प्लान देंगे, उस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट की प्लान होगी, डिस्ट्रिक्ट कई सारे देके स्टेट का बनेगा, और इन सबको मिला करके एक नेशनल विजन क्रिएट किया जाएगा। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन लेकर के इस पूरे खेल को शुरू करो। इसको आप लिखोगे, अच्छा हाँ, जब नीचे से ऊपर तक डिसीजन लिया जाएगा तो इसको आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहोगे ना। यही तो है सहकारी संघवाद, सबसे मिला जुला के डिसीजन लिया जा रहा है, सबका इनपुट लिया जा रहा है। ठीक है। प्लानिंग कमीशन के माफिक नहीं। नीति आयोग के पिलर्स क्या हैं, किन चीज़ों पे बेस्ड है? तो प्रो पीपल है। प्रो पीपल मतलब लोगों के प्रति उसका समर्थन है। ठीक है। सहभागिता है, इंक्लूसिव है या पार्टिसिपेटिव है, समावेशी है, इंक्लूसिव है, न्याय सम्य है मतलब इक्विटी है, और एम्पावरिंग है मतलब सशक्त करने वाला है। ये है कुछ, ये सब देखो यार है अंग्रेजी में उन चीज़ को कहता हूँ जो आपके आंसर की क्वालिटी को थोड़ा सुधारते हैं, कि मतलब ठीक है थोड़ा बहुत ये सब ऐसे ऐसे बना दिया तो कुछ एग्जामिनर को मजा आएगा देखने में, यही सब है और कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव है पहला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। प्लानिंग कमीशन के अंदर ये चीज़ नहीं देखने को मिलती थी। प्लानिंग कमीशन के टाइम स्टेट मूक दर्शक थे, मूक दर्शक, वो चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए। पहला क्या? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करना है। फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान एट विलेज लेवल, ग्राम स्तर पर योजनाओं को तैयार करना और उसका फिर एकत्रीकरण करते जाना है ऊपर ऊपर बढ़ते हुए। ठीक है, जो भी हमने बात करी। सॉरी, स्पेशल अटेंशन फॉर सेक्शन नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस। प्लानिंग कमीशन ने क्या अपनाया था भाई? ट्रिकल डाउन थियोरी। ये पता होगा आपको, ट्रिकल डाउन का मतलब क्या होता है कि ऊपर खूब सारा ऐसा ऐसा डेवलपमेंट होगा तो कुछ छनते कुछ डेवलपमेंट के बूंद यहाँ तो नीचे गिरी जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ऊपर अच्छे से तेजी से डेवलप करते रहो नेशनल लेवल पे, तो नेशनल लेवल की जो डेवलपमेंट होंगे उसके फल धीमे धीमे स्टेट गांव तक, गांव के एक एक घर तक धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। तो छन के डेवलपमेंट धीरे धीरे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये था ट्रिकल डाउन। लेकिन फिर ट्रिकल डाउन थियरी फेल हो गई इंडिया में, क्योंकि ये नहीं समझ पाए कि छनते हुए पानी जो जा रहा है तो यहाँ पे वो लास्ट तक तब पहुँचेगा जब हर आदमी अपने ज़रूरत भर इससे ले। कई लोगों ने कि इतना पानी इससे जुटा लेंगे कि यहाँ तक कुछ पहुँचेगा ही नहीं।
तो लालच जो है ना, जो करप्शन था, उसकी वजह से ट्रिकल डाउन थ्योरी फेल हो गई। तो इसने क्या कहा, नीति आयोग क्या बोलता है कि हमको क्या करना है कि लास्ट सेक्शन जो है सोसाइटी का, जिसको इकोनॉमिक प्रोग्रेस से डेवलपमेंट नहीं हुई है, उसको भी हमको इससे क्या देना है, फ़ायदा देना है। 3 ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिए। चौथा क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी, ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी, ऐसी आर्थिक नीति बनानी है जिसमें राष्ट्रीय हित भी समाहित हो। समझ रहे होंगे आप, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, 5G लाने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 90% जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आजकल यूज हो रहे हैं गवर्नमेंट तक में, वो हम इंपोर्ट करते हैं और मेजरली चाइना से। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, चाइना से इंपोर्टेड है मैक्सिमम चीज़ें। तो क्या गारंटी है कि चाइना ने उसने कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगा रखा जिससे हमारी बातें सुन रहा है, हमारा डेटा चुरा रहा है? तो इसलिए इकोनॉमिक पॉलिसी इस तरीके की होनी चाहिए जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा हो। ठीक है, एक यूपीएससी में क्वेश्चन इस तरीके का बन सकता है कि किस तरीके से आज की डेट में इकोनॉमिक पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी एक साथ जुड़े हुए हैं। समझ रहे हो आप, इकोनॉमिक पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी, मतलब इकोनॉमिक इस तरीके से सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन। जैसे अभी इस बार नैनो टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर पूछा उसने। अच्छा, अक्सर होता है कि इतने बड़े बड़े जो जैसे नैनो टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है, तो हमको आप एक क्वेश्चन ऐसा दे दो कि नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में लिखो तो खूब सारा लिख दोगे, लेकिन अगर स्पेसिफिक एग्रीकल्चर के बारे में पूछ दो तो फिर थोड़ा लिखना कठिन हो जाता है, क्योंकि फिर आपको स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो यूपीएससी ये खेल खेल रहा है, ठीक है, उसके लिए भी तैयार रहना भाई। तो ये हो गया पहला, क्या इकोनॉमिक पॉलिसी में नेशनल इंटरेस्ट या राष्ट्रीय हित भी समाहित होने चाहिए। नीति आयोग को एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करना है। प्लानिंग कमीशन के तरीके से फाइनेंस कमीशन तक में प्लानिंग कमीशन क्या करता था, इंटरवीन करता था। मतलब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रोल को कमज़ोर करने की कोशिश में लगे थे। फिर क्या करता है, आपको एक नॉलेज, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ानी है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, ग्राम स्तर पर योजनाएं बना के ऊपर लेके जाओ, हर सेक्शन तक डेवलपमेंट पहुंचना चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी में नेशनल इंटरेस्ट भी दिखना चाहिए, आपको एक थिंक टैंक के रूप में काम करना है और आपको नवाचार, उद्यमशीलता और ये सब बढ़ाना है। अब इसी के बेसिस पे जज करेंगे काम कैसा कर रहा है। उद्यमशीलता या नवाचार बढ़ाने के लिए क्या किया, आपको पता होना चाहिए कि अटल इनोवेशन मिशन जो हमारा चलता है वो नीति आयोग की देन है। ठीक है, एक पॉइंट हम ये बोल दिए कि हाँ ये काम तो कर रहा है, इनोवेशन वगैरह अब काम कर रहा है कुछ। दूसरा क्या, डीएमईओ दिख रहा होगा आपको, यूपी पीसीएस 2020 का प्रीलिम्स अगर याद हो तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि डीएमईओ ऑफिस किसके अंदर कार्य करती है। ठीक है, तो यही समझ में आ गया होगा, नीति आयोग की देना ये भी। ठीक, नाम से लग रहा है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। बेसिकली कोई कार्य जो हो रहा है, कोई स्कीम चलाई जा रही है, उसका फॉलो अप होना बहुत ज़रूरी है। स्कीम बना के ऐसा भेज दिया तो फिर उस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो नीचे से भी इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग के लिए इवैल्यूएशन करने वाली ऑफिस है, इस तरीके के कुछ काम करेगी, लगातार कॉन्स्टेंट ट्रैक करती रहेगी। तो 2 काम हो गए। तीसरा अटल इनोवेशन बात कर ली हमने। रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट ये लेकर के आए थे, मॉडल एक्ट लेकर के आए थे नीति आयोग वाले। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पास करेगी, और चूंकि एग्रीकल्चर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी फिर अडॉप्ट करना होता है वो चीज़ें। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स, कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक, एक तरीके का सुधार सूचकांक है। नाम से समझ में आ रहा होगा आपको कि आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग में और फार्मर फ्रेंडली चीज़ों को करने में कहाँ हो, किस स्टेट कौन से ऊपर है कौन से नीचे है, उसका अगर हम इंडेक्स निकालेंगे तो हर राज्य आपस में क्या करेगा, कॉम्पीट करेगा। ठीक है, इसीलिए नीति आयोग 2 काम कर रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, प्रतिस्पर्धी संघवाद। प्रतिस्पर्धी संघवाद, अब मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं तरह तरह के इंडेक्स निकालता हूँ, मैं हेल्थ इंडेक्स, स्टेट ऑफ हेल्थ इंडेक्स निकालता हूँ, उसमें बोलता हूँ केरल बहुत अच्छा कर रहा है, यूपी सबसे बुरा कर रहा है। अब यूपी में सरकार देखेगी इसको, यूपी के पॉलिसी मेकर्स देखेंगे, यूपी की जनता देखेगी, तो एक तरीके का प्रेशर बनेगा
और उसके तहत फिर आप परफॉर्म करने के लिए मजबूर हो जाओगे। स्वच्छता सर्वेक्षण होता है हर साल, फिर आपने शहरों में देखा होगा कि शहरों की दीवारों पे लिखा होता है कि इस साल फिर लखनऊ को नंबर 1 बनाना है। तो ये क्या है, ये चीज़ें कोऑपरेटिव हैं और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रही हैं कि आपस में आप अच्छी चीज़ों के लिए कॉम्पीट करो, ठीक है। तो ये भी नीति आयोग की एक आप वो लिख सकते हो अचीवमेंट। यहाँ पे देखिए कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। फिर उन्होंने CMO चीफ मिनिस्टर्स का एक पैनल बनाया था जिनका काम था रैशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। पहले राज्यों को बड़ी समस्या रहती थी कि यार CSS बहुत सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बहुत ज़्यादा सरकारें चला रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, हमको उसका पैसा देना पड़ता है। तो उसने क्या कहा कि आप खुद ही बनाओ। चीफ मिनिस्टर को बुलाया और एक पैनल बना दिया, कहा आप खुद ही बताओ कौन सी रहनी चाहिए कौन सी नहीं रहनी चाहिए। समझ रहे हो आप कि उन्हीं को बोलेंगे कि आप ही बताओ कि क्या है, क्या सही क्या नहीं। तो ये कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के एग्जाम्पल्स हैं। फिर कन्वर्जेंस की बात करती हैं। कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपको फीमेल सेक्स रेशियो सुधारना है, तो क्या आपको लगता है कि कोई एक मिनिस्ट्री इस कार्य को कर सकती है? नहीं कर सकती यार। फीमेल सेक्स रेशियो सुधारने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। पहले माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। फादर का पढ़ा लिखना ज़रूरी है। सोसाइटी में विमेंस के प्रति इज्जत बढ़ना ज़रूरी है। लीगल जो PCPNDT एक्ट है उसका इन्फोर्समेंट होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा जब पैदा हो गया तो मतलब लड़की जब पैदा हुई तो उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी, इन सब के लिए भी जो मिनिस्ट्री, उसका न्यूट्रिशन। तो ये कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको पाना बहुत कठिन है किसी एक अकेली मिनिस्ट्री के द्वारा। इसलिए हमको एफर्ट्स के अंदर हमारे जो प्रयास होते हैं उसमें अभिसरण या कन्वर्जेंस की ज़रूरत होती है, और यह कार्य नीति आयोग के द्वारा करवाया जा रहा है। इसका एक एग्जाम्पल है पोषण अभियान। अब पोषण अभियान में बताइएगा जरा किस किस चीज़ों का कन्वर्जेंस हो रहा है। नेक्स्ट है, देखिए पोषण अभियान पे एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है। मुझे लगता है कि आपको देखो सिलेबस में हंगर दिया हुआ तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, या हंगर के बारे में पूछेगा तो यार जाहिर सी बात है कि आपको पोषण के बारे में पता होना चाहिए, तभी कुछ अंग्रेजी लिख पाओगे आप वहाँ पर ना। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। भाई हो गया, घुमा फिरा के वही बात हो रही है लग रहा है। फिर प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, ठीक है। प्लानिंग कमीशन हमने शुरू में बात करी, टॉप डाउन, ठीक है। फिर क्या, लिमिटेड एक्सपर्टीज उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी नीति आयोग के पास है। स्टेट एक स्पेक्टेटर, मूक दर्शक के रूप में थे राज्य। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक बॉडी नहीं थी ये, संविधान की बनाई हुई बॉडी के खिलाफ, मतलब के ऊपर एक तरीके से इफेक्ट भी डालती थी। जैसे फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन के रोल टकरा रहे थे। इट इम्पीडेड द वर्किंग ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल आप लिखोगे। फिर नीति कैसे बेहतर है, नीति बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर रही है। नीति आयोग में कोई फंडिंग वंडिंग वाला झोल नहीं है, तो कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं आएगी कि वो फाइनेंस कमीशन भाई अपना रोल करे, जो पैसा वैसा देना है। नीति आयोग अपना थिंक टैंक के रूप में काम करेगा, हम आपको बता देंगे क्या करो क्या ना करो, बाकी आपकी मर्जी कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये हो गया नीति आयोग वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019। थोड़े बहुत पॉइंट याद रख लेते हैं, बाकी बना लेंगे वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। सबको पता है यार एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट करना तो क्या क्या करना है, इतना तो हमको ज्ञान है ना। बस थोड़े थोड़े फैक्ट्स याद रखना ज़रूरी है, जो याद रखेंगे जो एग्जामिनर भी चेक करेगा। पहला क्या है, हमको 2024 तक अपने एक्सपोर्ट को 17,591 करोड़ पहुंचाना है। अच्छा, बड़ा अजीब लगा मेरे को ये देख करके नंबर, क्या 18,000 करोड़ बोल देते, 17,000 करोड़ बोल देते, ऐसा एकाएक मतलब जादुई नंबर लेके आए ये कि 17,591 करोड़, एकदम एग्जैक्ट यहीं पहुंचना है इनको। ये अच्छी बात लगी थोड़ा कि 2024 तक 17,591 करोड़, इस जादुई आंकड़े को हमको छूना है 2024 तक। ये क्या है, हमारा एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट इतना करना है। इसके माध्यम से वही अंग्रेजी डबल करना है क्या, किसानों की इनकम। तीसरा क्या है, एट प्रेजेंट यूपी क्या करता है, अभी हम पोटैटो, मैंगो, ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही इसीलिए एक्सपोर्ट पॉलिसी कहती है कि हमको अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है, हमें अपने निर्यात में क्या करना है, विविधता लानी है, और भी चीज़ें भेजो ना, बहुत सारी चीज़ें आप उगा रहे हो। इंडिया के पूरे फूड ग्रेन का 21% फूड ग्रेन यूपी उगाता है।
समझ रहे हो आप? यूपी 21% पूरे इंडिया का फूड ग्रेन, 15% फ्रूट्स उगाता है, 10% नहीं 15% है वेजिटेबल्स, 10% फ्रूट्स, इस तरीके का कोई एक नंबर है। बेसिकली ये सब नहीं याद रखना है, बस याद रखना है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्यों ना डाइवर्सिफाई करें, क्यों कच्चा माल भेजें, क्यों ना उसमें हम जैम बना के भेजें, उसका कुछ बिस्किट विस्किट बना के भेजें, यानी कि प्रोसेसिंग पे भी फोकस करेगा। ठीक है। और क्या बोलता है, खेती हमको डायरेक्टली अभी जैसे कर रहे हैं वैसे नहीं करना है, हमको 50 से 100 हेक्टेयर का क्लस्टर बना दो, और इन क्लस्टर मतलब एक तरीके का ग्रुप बना लो। ठीक है। कई सारे किसान मिलकर के अपने अपने खेत को बताएंगे कि हम एक तरीके का एक ग्रुप बना लिए, सारे लोग अपना अपना खेत मिला दिए, एक क्लस्टर बन गया 50 हेक्टेयर का, 100 हेक्टेयर का, और 50 से 100 हेक्टेयर वाली जो ज़मीन है उसमें अब आप खेती करो। उसमें अब आप खेती करोगे तो जाहिर सी बात है बड़े लेवल पे खेती करोगे तो यार वो मैकेनाइजेशन वगैरह मतलब मशीन वगैरह लग सकती हैं, सरकार की कुछ सब्सिडी वब्सिडी का फ़ायदा ले सकते हो, ये सब करके। और तो और जो खेती करो वो किसके हिसाब से करो, उस मार्केट के हिसाब से करो जहाँ पे आपको ये सामान बेचनी है। अगर अमेरिका में भेजना है तो उनके हिसाब से वहाँ की जो मतलब यार जिसको कहते हैं कि फोक टू फार्म अप्रोच या फार्म टू फोक अप्रोच, कि यही खेत में खड़े होकर सोच लो कि उस आदमी को क्या खाना पसंद है और उसके हिसाब से उगाओ। ठीक है। ये होता है वैल्यू प्रोसेसिंग वगैरह। फिर इंसेंटिवाइज किया जाएगा करीब 5 सालों तक आपके एक्सपोर्ट के 30% हिस्से को। 100 किलो भेजना चाह रहे हो तो 30 किलो तक का जो हिस्सा है उस पर आपको कुछ सब्सिडी वब्सिडी या दिया जाएगा। ठीक है। 5 साल तक। फिर ये कहता है कि जो ये 50 से 100 हेक्टेयर वाला क्लस्टर बनाकर जहाँ खेती कर रहे थे उसी के अगल बगल हम क्या शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर भी उसके अगल बगल बना देंगे। ठीक। फिर लास्ट में क्या कि ये सब जो बातें हम कर रहे हैं इसमें अगर किसी को कोई समस्या आता है इसको इम्प्लीमेंट करते समय, तो जिस आदमी को समस्या है वो 3 कमिटीज़ बनाई जा रही हैं, उस पर आकर के आप अपनी बातें कह सकते हो। फिर वही शिफ्ट फ्रॉम अनप्रोसेस से वैल्यू एडिशन, सादा कच्चा माल ना भेज करके उसका जैम बना करके इस तरीके का ज़्यादा पैसा मिलेगा ना। एक्सटेंशन सर्विसेज को बढ़ाना, इसके लिए एक स्कीम चल रही है पारदर्शी किसान प्रोत्साहन योजना। ये है उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम है पारदर्शी किसान प्रोत्साहन योजना। इसके तहत कई सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह इनको दी जाती हैं, जैसे एक्सटेंशन सर्विसेज से रिलेटेड कि कब कौन सा सब्सिडी मिल रही है, क्या मिल रहा है, वाटर पंप पे कितना पैसा दे रही है सरकार, ये वो टाइप मतलब कुआं खुदवाओगे या तालाब बनवा रहे हो तो मछली विभाग कितना पैसा और सही, ये सब चीज़ें मतलब हर मिला कि ये बात है कि किस तरीके से किसान को फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है। तो कुछ जो फैक्ट वाली बातें थी फिर से रिवाइज करते हैं कि 17,591 करोड़ 2024 तक फार्मर की इनकम डबल करना है। 50 से 100 हेक्टेयर वाला क्या करना है, क्लस्टर बनाना है, यही क्लस्टर क्या और इसमें खेती करना है विदेशों के हिसाब से या इंडिया में भी जिस मार्केट में आप भेजना चाह रहे हो उसके हिसाब से। और फिर 3 कमिटीज़ बनाएंगे आपकी शिकायतों की निवारण के लिए, और ऐसे क्लस्टर्स के आसपास हम क्या बनाएंगे, खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी कुछ व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन एथिकल डायलेमा एंड क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, नैतिक दुविधा और विवेक का संकट जब आपका विवेक काम ना करे। तो इसके बीच में अंतर क्या है, क्या दोनों एक ही चीज़ हैं या अंतर है, और ऐसी जो भी सिचुएशन होती है उसमें आप कैसे डील करोगे इस सिचुएशन का एज अ सिविल सर्वेंट। ठीक है। तो ये पूरा मामला है आपका। दोनों चीज़ें सिलेबस में लिखी हुई हैं, आराम से पूछ सकता है आपसे। डायलेमा क्या होता है, दुविधा कब होती है, यार खुद से हम बोल सकते हैं, सोच सकते हैं दुविधा कब आती है। दुविधा ये होती है जब हमको ये करना है या तो ये या तो ये। अच्छा, इन दोनों में दोनों के प्रति हमको कुछ ना कुछ लगाव होता है, दुविधा तभी होती है अगर आपको बड़ा साफ साफ देखने में ही समझ में आ जाए कि यही करना है और ये नहीं करना है, तो ये दुविधा वाली सिचुएशन है ही नहीं। दुविधा मतलब अगर आपके पास सामने 2 ऑप्शन है तो आपको दोनों में कुछ पॉजिटिव नज़र आए, दोनों में कुछ नेगेटिव नज़र आए, इसीलिए दोनों के प्रति आपका जो डिसीजन है वो मुड़ सकता है। तब होगी आपको दुविधा कि भाई मैं कौन सा डिसीजन लूँ। अब पढ़ते हैं डिटेल में। डायलेमा इज अ स्टेट ऑफ इनडिसिसिवनेस। डायलेमा या दुविधा क्या है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप निर्णय नहीं ले पाते हो।
indecisiveness. When a person is confronted by two competing values, किसी मनुष्य के सामने एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब वहाँ निर्णय नहीं ले सकता और उसके सामने दो कंपीटिंग मूल्य होते हैं, दो प्रतिस्पर्धी मूल्य होते हैं, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट मूल्य लग रहा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट मूल्य लग रहा होता है, और जब वो डिसीजन लेगा तो किसी न किसी एक मूल्य की तो खराब मतलब दिक्कत होगी, कमी होगी या नुकसान होगा। मेरी बात समझिए फिर से, मैं कह रहा हूँ एथिकल डायलेमा कब, जब इधर भी एक मूल्य हो वैल्यू, इधर भी एक वैल्यू हो, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हों। ऐसा ना हो कि मतलब देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ ये किया जा सकता है ये नहीं किया जा सकता, नहीं, दोनों के प्रति अगर आपको कुछ ना कुछ लगाव हो रहा हो और अगर डिसीजन लेना ही लेना है चूँकि आपको, इसलिए अगर एक चुनते हैं तो उसकी वजह से दूसरे में कुछ ना कुछ नुकसान होगा ही। यही तो होती दुविधा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ज़रा अपने से सोचिए, इतना तो यार हिंदी अंग्रेजी में सबको आता है, सोचेंगे और समझ में आ जाएगा कि यार दुविधा क्या होती है, फिर अपने शब्दों में उसको व्यक्त कर ले जाएंगे। फिर एथिकल डायलेमा जो होता है उसमें तीन चीज़ें होती हैं, हमेशा किसी भी दुविधा में तीन चीज़ें होंगी। प्रतिस्पर्धी मूल्य होते हैं, अभी हमने बात करी क्या है ना, किसी सिविल सर्वेंट के सामने आ सकता है कि दो दुविधा आ गई, एक तरफ एक कोई गरीब आदमी आ गया है, उसको कुछ अनाज वनाज चाहिए, मान लो इसी कोविड टाइम पे आ गया है, कुछ अनाज वनाज चाहिए उनको, ठीक है, और लेकिन उनके पास जो कागज़ चाहिए वो नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है साफ साफ कि बहुत गरीब है और खाना पीना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ एक मूल्य क्या है, ऑब्जेक्टिविटी का। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या कि आपको रूल फॉलो करना है। रूल ये कहता है कि एकदम गिन के पैकेट्स आए हुए हैं, खाने के पैकेट जो हैं गिन के आए हुए हैं, एक भी आदमी को एक्स्ट्रा अगर इधर आप बांटते हो तो इधर किसी न किसी को कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये है एथिकल डायलेमा, क्योंकि आपको दोनों तरफ फ़ायदा दिख रहा है। इधर आप बोलोगे कि यार रूल फॉलो करूँगा, इधर भी तो किसी को नुकसान हो जाएगा। इधर आप कहोगे यार इतना भूखा आदमी है, बस कागज़ नहीं है, लेकिन भूख तो बड़ी चीज़ है कागज़ से। तो ये है एथिकल डायलेमा, अगर आप इस आदमी का भला करते हो इसका नुकसान होगा। ऐसे केस को हम डायलेमा कहते हैं, जिसमें प्रतिस्पर्धी मूल्य होते हैं, कॉम्पिटिंग वैल्यू, डिमांडिंग सिचुएशन, मतलब डिसीजन लेना ही लेना है। और तीसरा ओ गॉड क्या लिख दिया मैंने, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पर होगा कि सीरियस, डीरियस लिख दिया ना, इसका होगा सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन होगा। मतलब जब आप एक्शन अपना ले लोगे तो उसकी वजह से कोई ना कोई एक मूल्य कॉम्प्रोमाइज़ तो हो ही जाएगा। जैसे हमने बात करी कि ये गरीब आदमी को दे दोगे तो इधर भी तो कोई भूखा रह जाएगा, तो एक मूल्य को हमने चुना तो दूसरा क्या हो गया, नाराज़ हो गया। तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल, सिविल सर्विसेज में आपको कई सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। अब आपको अपने मिनिस्टर के प्रति भी लॉयल रहना है, लेकिन आपको मेरिट बेस्ड इंफॉर्मेशन भी देनी है उसको, इसमें भी डायलेमा आएगा। एक तरफ लॉयलिटी, मतलब आपको कुछ ऐसी भी सलाह उनको देनी पड़ सकती है जो पॉलिटिकली अच्छा कर रही हूँ, लेकिन एक तरफ मेरिट होती है कि आपको ये नहीं सोचना है कि पॉलिटिकल करियर भाई साहब का बने, आपको ये भी सोचना है कि गरीब आदमी को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। इन दोनों में सामंजस्य बनाने की कोशिश हर सिविल सर्वेंट करता है कि आदमी जो नेताजी हैं उनकी स्कीम भी आ जाए, कोई प्रधानमंत्री ये ले लो वो ले लो टाइप का, लेकिन उसी के साथ साथ आदमी का भला भी हो रहा हो। लेकिन हमेशा ये सामंजस्य तो आप नहीं बना सकते भाई। तो ऐसी भी सिचुएशन आएगी जहाँ पे डायलेमा की सिचुएशन आएगी, दुविधा की सिचुएशन आएगी कि आपको इन दोनों में डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरी सिचुएशन में कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स में, वही जैसे हमने भी बात की कि पिछले एग्जाम्पल में एथिक्स क्या कहता कि भूखे आदमी को भी खाना दे दो, कंडक्ट क्या कहता, रूल क्या कहता कि जो नियम कानून में कहा गया है चुपचाप वही करो, ठीक है। थर्ड है न्यूट्रलिटी और ह्यूमन राइट्स। इंडिया के हिसाब से आप देख लो, रोहिंग्या का इशू है या कोई और माइग्रेंट्स का इशू है या किसी और कंट्री का देख लो आप, तो वहाँ पे एक तरफ ह्यूमन राइट्स होती हैं और एक तरफ उसको अपनी नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, अपने खुद के सिटीजन्स के इंटरेस्ट की बात होती है। तो यहाँ पर भी एक तरीके का डायलेमा ही तो होता है। जैसे मान लो अभी आप NRC और CAA वगैरह की वजह से कई सारे लोगों को क्या दे रहे हो, आप सिटीजनशिप दे रहे हो, लेकिन फिर आपने असम अकॉर्ड कर रखा है, जो फिर असम और धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट, पूरा नॉर्थ ईस्ट ये चाहता है कि बाहर के लोग कम से कम आए, वहाँ पर सब लोग इनर लाइन परमिट मांग रहे हैं। तो
तो आप कहीं ना कहीं सिटीजनशिप देकर के ह्यूमन राइट की बात कर रहे हो, लेकिन फिर नॉर्थ ईस्ट में आपको अपना नेशनल इंटरेस्ट भी देखना है। तो ये भी तो एक तरीके की दुविधा है सरकार के लिए, नैतिक दुविधा। ठीक है, अब आता है पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन की क्राइसिस ऑफ कंसाइंस क्या है, विवेक का संकट। कब आपका विवेक काम करना बंद कर देगा, यह विवेक का संकट। ठीक है यार, कोई और अच्छा वर्ड इसके लिए हो हिंदी में तो बताइएगा ज़रा। विवेक का संकट अजीब सा लग रहा है, इससे लग रहा है किसी विवेक की हम लोग बात कर रहे हैं जो संकट में पड़ा हुआ है। क्राइसिस ऑफ कंसाइंस को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब मैंने जो एक दो जगह देखा तो यही मिला मेरे को। किसी को अच्छा वर्ड पता हो तो बताइए आप। तो क्राइसिस ऑफ कंसाइंस में क्या होगा, हमने एथिकल डायलेमा पढ़ लिया, नैतिक दुविधा। क्राइसिस ऑफ कंसाइंस भी कुछ ना कुछ एथिकल डायलेमा से जुड़ा हुआ है, और ऐसा एथिकल डायलेमा जिसमें आपका जो विवेक है, आपका जो कंसाइंस है, वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है। कंसाइंस की आवाज़ तो आप हमेशा सुनते हो, कोई डिसीजन लेने से पहले वो बता ही देता है, कोई मेजर डिसीजन लेने से पहले तो बता ही देता है आपका कंसाइंस, आपकी अंतरात्मा जो होती है। तो when a person is not able to make a decision or he may have to act against his core values, दो चीज़ें हैं जिसको आप कहोगे क्या, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। पहला कि नॉट एबल टू मेक डिसीजन, दूसरा अगेंस्ट हिज ओन कोर वैल्यूज। मेरी कोर वैल्यू अगर ये है कि मैं किसी भी हाल में किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, कोर वैल्यूज, कितना गुस्सा आ जाए नहीं उठाऊंगा। ठीक है, और ये मेरी एक वैल्यू हमेशा से रही है, शुरुआत से मैं ऐसा ही रहा हूँ। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें मैं अपना आपा खोकर के किसी भी तरीके से अगर ऐसा मैंने डिसीजन ले लिया, तो मैंने अपनी स्कोर वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, मैंने किसी के ऊपर हाथ उठा दिया, तो मुझे क्या होगा, पश्चाताप होगा। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब क्राइसिस ऑफ कंसाइंस में क्या हुआ कि पहले डिसीजन लेने से पहले भी आदमी दुविधा में रहता है कि ये डिसीजन ले वो डिसीजन ले। डिसीजन लेने के बाद आदमी को पश्चाताप टाइप सिचुएशन भी हो सकती है। तो इस तरीके से एथिकल डायलेमा से अलग है। एथिकल डायलेमा जो नैतिक दुविधा हम सोच रहे थे वो क्या है, डिसीजन लेने से पहले की सिचुएशन है। क्राइसिस ऑफ कंसाइंस ये डिसीजन के बाद भी जारी रहता है। ठीक है, किसी अधिकारी को रात में फ़ोन आता है, पुलिस ऑफिसर को रात में फ़ोन आता है कि ठीक है आपने कुछ लोगों को पकड़ा हुआ है जिनको रेप के एक्यूज हैं। ये लोग कहीं किसी गांव में रेप हुआ, आप वहाँ पहुँचें, धरपकड़ में जो भी पकड़ा है उसको लेकर के तुरंत वापस आए थाने पर। अभी आपने पूरा श्योर नहीं किया है कि इस आदमी को, यही आदमी गलत है नहीं गलत है, कोई बयान तक नहीं मिला है, लेकिन पब्लिक प्रेशर इतना बना हुआ है कि नेताजी आपको फ़ोन करते हैं कि कोई ऐसे काम हम करो यार कि इनका कर दो इनका इनकाउंटर कर दो, और फिर तुरंत त्वरित न्याय जिसको आप कहते हैं कि तुरंत इंस्टेंट जस्टिस मिल गया, लोगों तक एक खबर जानी चाहिए। अब एज अ पुलिस ऑफिसर आप पहुँचे यहाँ पर, क्या किस में फंसे, एथिकल डायलेमा प्लस क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। आपकी अंतरात्मा जवाब नहीं देगी, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। आपकी अंतरात्मा बोलेगी भाई नहीं मार सकते, आप श्योर ही नहीं हो कि वो आदमी गलत है कि सही है, आप कैसे मार दोगे। इन केस अब ये एक डिसीजन है कि आप नहीं मार सकते, एक डिसीजन है कि आप मार दो। ठीक है, तो अगर आपने मार दिया तो जवाब आपके इस एक्शन के बाद आपको हमेशा खेद होता रहेगा, और यही है क्राइसिस ऑफ कंसाइंस कि आपकी कंसाइंस जो आपकी अंतरात्मा है उसमें एक क्राइसिस डेवलप हो जाएगा। वो बार बार आपको याद दिलाएगी कि आप अपनी कोर वैल्यूज़ के खिलाफ गए, आपने गलत किया। ठीक है, तो यहाँ से दोनों के बीच में डिफरेंस निकल के आता है कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ एथिकल डायलेमा जो होता है उससे क्राइसिस ऑफ कंसाइंस बन जाता है, कि बहुत ही गंभीर स्तर का जो नैतिक दुविधा होती है उससे क्या होती है, आपकी विवेक का संकट उत्पन्न होता है। ठीक, इसलिए दोनों रिलेटेड हैं। लेकिन एथिकल डायलेमा हैपन बिफोर डिसीजन। एथिकल डायलेमा जो होता है, नैतिक दुविधा जो होती है वो डिसीजन से पहले होती है, लेकिन जो विवेक का संकट है, अंतरात्मा का संकट है, वो निर्णय लेने के बाद भी हो सकता है, जो अभी पुलिस ऑफिसर वाले केस में हमने देखा। सिंस अ पर्सन हैज़ टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिज कोर वैल्यूज, चूँकि एक आदमी को अपनी जो मूल्य थे उनके खिलाफ जाकर के उसको डिसीजन लेना पड़ा था, इसलिए जो उसका विवेक है, जो उसकी अंतरात्मा उसे बार बार याद दिलाती रहेगी और उसके अंदर एक पश्चाताप की भावना डेवलप होगी। ठीक है,
हाउ टू टैकल, कैसे कर सकते हैं यार। अब ये चीज़ देखो, ये आपके अंदर की चीज़ है, इनर थिंग्स हैं। तो इनर थिंग्स को इनर तरीक़ों से ही सही किया सकता है कि आपका कॉन्साइंस स्ट्रांग हो, ठीक है, आप डिसीजन लो, अपनी वैल्यूज़ पे अडिग रहो, अटल रहो। ये चीज़ों के लिए आप अंदर से सुधार करने की जरूरत है। जब अंदर सुधार की बात आती है तो पहला पॉइंट क्या बोलोगे भैया, इमोशनल इंटेलिजेंस बड़ी अच्छी चाहिए उनके पास। तो संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं ना, तो संवेगात्मक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि जो होनी चाहिए वो इनके अंदर होनी चाहिए, बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए कि जज कर सके चीज़ों को, लॉन्ग टर्म रिपरकशंस जो उसके होने वाले हैं वो सब देख सके। अ पर्सन मस्ट बी एबल टू जज। अब आपको जब कोई एक्शन आ जाए, जब हमने पढ़ा था अभी कि एक तरफ नेताजी हैं, एक तरफ ये जैसे पुलिस वाला है, पुलिस वाले को जब फ़ोन आ गया तो पुलिस वाले को किसी भी एक्शन को जज करना है 3 बेसिस पे, पर्पस, सर्कमस्टेंस और सिचुएशंस या कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शन, कि उस कार्य का पर्पस क्या है। तो यहाँ पर पर्पस क्या है, पर्पस है नेताजी की भलाई, इंस्टेंट जस्टिस, भीड़ भाड़ शांत हो जाएगी। सर्कमस्टेंस क्या है, सर्कमस्टेंस ये है कि नेताजी आपको फ़ोन कर रहे हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, या आपके ऊपर कोई और ज़्यादा एक्शन नहीं आ सकता है। कॉन्सिक्वेंस क्या है, एक कॉन्सिक्वेंस तो है कि त्वरित न्याय लोगों को संतुष्टि हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म ये कि आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। दूसरा ये इनजस्टिस आप कर रहे हो, इनजस्टिस कर रहे हो ना, आप उस आदमी के साथ गलत कर रहे हो, उसके परिवार वालों के साथ गलत कर रहे हो, खुद के साथ गलत कर रहे हो, सोसाइटी के साथ गलत कर रहे हो आप, और उस आदमी के साथ भी गलत कर रहे हो, उस लड़की के साथ भी जिसके साथ रेप हुआ था, है ना, क्योंकि आपने किसी और को सजा दी, उस आदमी को भी, उस और लड़की को भी ये संतुष्टि नहीं होगी क्योंकि उसका जो गुनहगार है उसको तो सज़ा मिली ही नहीं। तो आप मल्टीपल रॉन्ग्स कर रहे हो। तो आप किसी भी एक्शन की एथिकलिटी चेक करो 3 बेसिस पे, पर्पस, सर्कमस्टेंस और कॉन्सिक्वेंस। इस बेसिस पे जज करोगे आप, तो आप एथिकल डायलेमा से बाहर निकल सकते हो। नेक्स्ट क्या है, अपने अंदर की इंटीग्रिटी, अपने अंदर का कंपैशन, करुणा, विवेक, इन सब का पालन तो करना ही है, ठीक है। गांधी जी का तालिस्मान, विवेकानंद जी की बात, और फिर एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, कांट की ड्यूटी बोलता है, कांट की ड्यूटी करो, बाकी चीज़ छोड़ दो। ये सारी चीज़ें तो आप लिख ही सकते हो। तो थैंक यू सो मच।